नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आज हम आप पहुंचे हैं सीएससी मरवठिया में। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर सर। आइए हम उनसे जानते हैं कि 7 दिसंबर से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजभूषण है। मैं सीएससी मरवठिया पे एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अब भी कई लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। कृपया हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि टीबी कैसे फैलता है और इसके संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, टीबी जो है निश्चित रूप से एक संक्रामक रोग है और यह जो है क्या कहते हैं कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके माध्यम से यह फैलता है। तो जैसे जिस रोगी को हुआ रहता है तो वह जब खांसते हैं तो उसके जो कण हैं वह वातावरण में जाते हैं, जिसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को यह फैल जाता है। तो निश्चित रूप से यह संक्रामक रोग है। हाँ। अच्छा सर, इस कड़ी में एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि कई बार टीबी के शुरुआती लक्षण सामान्य खांसी जुकाम जैसे लगते हैं, जिससे लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में कृपया स्पष्ट करें कि टीबी के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं और कितने समय तक बने रहने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शुरुआती लक्षण इसका सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे होता है तो लोग इसको जो है एक सीजनल वायरल इन्फेक्शन के तौर पे इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही खांसी अगर वह टीबी का खांसी है तो वह आप समझ लें कि 10 दिन के से ज़्यादा फिर खांसी आने लगती है। 15 दिन, 14 दिन, यानी कि 2 सप्ताह आप कह सकते हैं कि खांसी बनी रहती है, साथ में उसके बलगम, और कभी कभी बलगम के साथ जो है खून के कुछ कण भी उसमें आ जाते हैं। साथ में जो बुखार शुरुआती हुआ वह बुखार भी निरंतर बना रहता है, 14-15 दिन तक बना रहता है और ज़्यादातर अधिकतम शाम को जो है यह बुखार चढ़ता है और उसके साथ साथ कभी कभी पसीने भी मरीज को होने लगते हैं। तो यह 2 मुख्य लक्षण है, खांसी, उसके साथ बलगम और कभी कभी उसमें रक्त आ जाता है और बुखार। इसके साथ साथ कुछ और है इसके लक्षण, जैसे भूख न लगना। भूख न लगने के कारण उसको जो है शरीर दुर्बल होता जाता है, यानी कि वजन में लगातार कमी होती जाती है। जी, ये मुख्य लक्षण हैं टीबी के। अगर यह है तो मरीज जो है तुरंत अस्पताल आएँ, जांच कराएं और जिससे उसका उपचार हो सके। जी सर, हम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि निक्षय पोषण योजना। क्या आप हमारे श्रोताओं को इस योजना और टीबी मरीजों को मिलने वाली अन्य सरकारी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। जी, तमाम प्रकार की योजनाएं जो हैं टीबी से संबंधित चलाई गई हैं, चल भी रही हैं, सकुशल चल रही हैं, जिससे कि मरीजों को तमाम प्रकार के जो है लाभ हो रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसमें जैसे पोषण योजना है, तो पोषण योजना जो है मरीज को उनके खाते में लगभग 1000 रुपये महीने की दर से भेजा जाता है, जिससे वह अपने जो है शरीर को ध्यान दे सके, पौष्टिक आहार ले सकें। क्योंकि जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं वह बहुत ही कठिन होती हैं, कड़ी होती हैं, तो उसके साथ साथ आहार भी बहुत संतुलित और अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए जो है यह मदद किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। जी। अच्छा सर, टीबी का इलाज लंबा होता है और कई मरीज इसे बीच में ही बंद कर देते हैं, तो जिससे यह रोग और ख़तरनाक हो जाता है। तो क्या आप हमारे श्रोताओं के बताएं कि टीबी की दवा पूरी करने का महत्व क्या है और इसके बीच में छोड़ने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। जी, कई बार मरीजों को ऐसा लगता है, भ्रांति हो जाती है, वो जो है बात को समझ नहीं पाते हैं। वो जो है उपचार तो प्रारंभ करते हैं, परंतु वह पता लगा कि कहीं बाहर चले जाते हैं काम करने, दिल्ली है, मुंबई है, अन्य शहरों में। तो जब वो 1 आध महीने की दवा करते हैं और उनको आराम पड़ जाता, आराम लगने लगता है, तो उनको यह लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि उनको दवा करने के पूर्व ही और दवा करने के दौरान ही उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि जितना उसका कोर्स है, जैसे मान लीजिए कि जो फेफड़े का टीबी है तो 6 महीने का कोर्स रहता है, तो उनको पूरा समझाया जाता है कि 6 महीने का आप पूरा कोर्स करिए इसको,
बीच में नहीं छोड़ना है। और अगर वो छोड़ते हैं तो ये जो बैक्टीरिया जिसके कारण ये हुआ है छोड़ देंगे तो वो और प्रबल हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है वो, तो फिर वो साधारण दवा जो हमारी है उस पे काम नहीं वो करता है। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मरीज़ जब भी इसका उपचार प्रारंभ करें तो उसको जितना उन्हें बताया जाता 6 महीने का कम से कम कोर्स वो पूरा करें। कहीं भी रहें, वो कहीं अन्य जगह भी जा सकते हैं और हमारा जो सरकारी पर्चा है ये वहाँ अपने नज़दीकी अस्पताल में दिखाएंगे तो यही दवा वहाँ से भी उनका शुरू हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर, अभी आपने फेफड़े की बात की, तो जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे क्या टीबी केवल फेफड़ों से संबंधित रोग है या यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करता है? अगर हाँ तो अन्य प्रकार की टीबी कौन कौन सी है, उसके लक्षण हमें बताएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रमुख तो हमारा फेफड़े का टीबी है, परंतु इसके अलावा भी टीबी होता है शरीर के अन्य विभिन्न अंगों में। जैसे जो है मस्तिष्क का भी टीबी होता है और पेट के अंदर जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों में टीबी होती है। और महिलाओं में जो गर्भाशय होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब हम कहते हैं, तो वहाँ पे टीबी होता है। ये 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। बाकी टीबी हड्डी का भी टीबी होता है। हड्डी की टीबी में मुख्यतः जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे पॉट्स स्पाइन हम लोग कहते हैं अपनी मेडिकल भाषा में, तो वहाँ पे होती, तो ये मुख्य हैं। बाकी टीबी कहीं पे भी हो सकता है शरीर के अंगों में। जी सर, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी से जुड़े बहुत सारे मिथक हैं और भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं। जैसे कि यह रोग केवल कहते हैं कि गरीबों में ही होता है। अगर ऐसा है तो इसके क्या परिणाम है, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीबों का रोग है। यह तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वह एक जीवाणु है जो वह ये नहीं पहचानता है कि ये अमीर हैं कि गरीब हैं या किस देश से हैं, विदेश से हैं। वो तो जहाँ अपना अवसर पाएगा जाने का तो वो वहाँ जा कर के वो अपना इन्फेक्शन करेगा। लेकिन ये है कि जो हमारे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जनसंख्या है वहाँ पे इसकी संभावना इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि कंजस्टेड होते हैं, तो उनका फैलने का, जैसे खांसने से जो फैलने का दर है वो जो है इसलिए बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा है वहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि कंजस्टेड होते हैं तो वहाँ संक्रामकता की जो है ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। बस यही बात है। सर, एक सवाल और हम आपसे करेंगे कि टीबी से उबरने के बाद भी रोगी को अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं कि टीबी से ठीक हुए मरीजों को अपनी दिनचर्या या खान पान और सामान्य जीवन शैली में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, आप सही प्रश्न कर रहे हैं कि टीबी होने के बाद भी, पूरा उपचार होने के बाद भी बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और बहुत जागरूकता रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार संक्रमण हो चुका है, शरीर दुर्बल हो चुका है। जैसे फेफड़े का टीबी है तो फेफड़े की टीबी में पूर्ण रूपेण इलाज के उपरांत भी उसमें कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे फेफड़ा पूरा ना फैल पाना, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो कुछ सांस की समस्या बनी रहती है। उससे मरीज को घबराना नहीं चाहिए। जी, कुछ हम एक्सरसाइज बताते हैं जिससे वह एक्सरसाइज करके उससे वो निजात पा सकते हैं। और अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा रखना चाहिए, पूर्ण उनको नींद लेनी चाहिए, दिन में काम करना चाहिए, और क्या कहते हैं कि खान पान अपना बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। और जैसे अगर कोई ऐसे उनको लक्षण आते हैं, जैसे पूर्व में आए हुए थे कि खांसी आ रहा है और खांसी के साथ जो है उसमें बलगम के साथ खून आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो एक बार पुनः फिर उनको समय समय से अस्पताल आ करके जांच करानी चाहिए चिकित्सकों की सलाह के अनुसार, तो ये जो है नहीं फैलेगा, न बढ़ेगा। अभी आप सुन रहे थे मेडिकल ऑफिसर CST मरवटिया के डॉक्टर बृजभूषण जी को, जिन्होंने टीबी के बारे में बताया, टीबी के लक्षण क्या होते हैं, इससे बचाव के तरीके क्या होते हैं। अगर टीबी आपको हुआ है तो बाद में अगर आप ठीक भी हो गए तो इसके खान पान या विशेष क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, बहुत सारे तथ्यों पर आपने विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया।
जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोग करती है। हमारे जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जन जन तक पहुंचाए जाते हैं, उसका लाभ दिया जाता है, वो लाभान्वित होते हैं। तो हमको हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।